मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल इजाफा कर दिया। ये 29 नवंबर 2019 को रिटायर हो रहे थे, लेकिन एक्सटेंशन के बाद ये अब 29 नवंबर 2022 तक पाक फौज के सरबराह रहेंगे। ये फैसला अच्छा है या बुरा है, इसका फैसला वक्त करेगा। तो हम ये दुरुस्त है कि सियासी हुकूमत और रियासती एस्टेब्लिशमेंट बड़ी मुद्दत बाद एक पेज पर आई। इस पेज का तकाजा था मुल्क की दोनों मुख्तदर शख्सियात मजीद 3 साल तक साथ साथ चलती। ये दोनों अब अगर मिलकर मुल्क को बहरानों से निकाल लेते हैं, मसला कश्मीर हल हो जाता है, मुल्क माशी लिहाज से खुद मुख्तार हो जाता है, एहतसाब का अमल मुकम्मल हो जाता है, तमाम सरकारी इदारे फंक्शनल हो जाते हैं और अगर मुल्क में अमन, इंसाफ और इस्तेहकाम आ जाता है, तो फिर तारीख इस फैसले को सुनहरी लफ्जों में लिखेगी। इसके बाद आर्मी चीफ का ओहदा खुद बहुत 2 टर्म्स तक वसी हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो सका और मुल्की बहरानों में इजाफा होता रहा, तो हुकूमत इस फैसले के बाद मजीद कमजोर हो जाएगी। आज के फैसले ने आवाम के दिल में आर्मी चीफ और इमरान खान दोनों के बारे में तवक्कुआत में इजाफा कर दिया। जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया है। यह बोझ कैसे उतारा जाता है, हमें इसके लिए वक्त को वक्त देना होगा। चुनांचे इंतजार कीजिए। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के साथ ही हमारे माजी के 2 प्रोग्राम्स के क्लिप्स वायरल हो गए। आप ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। कहा जाता है कि जनरल कैनी साहब के कोई एक्सटेंशन दे दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन जनरल कैनी साहब को एक्सटेंशन कबूल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी? जो इदारे होते हैं वो हमेशा शख्सियत से ऊपर होते। असल में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जनरल कियानी को एक्सटेंशन इसलिए दिलवाई है क्योंकि गवर्नमेंट को खतरा है जुडिशरी से, और उन्होंने कोशिश ये की है कि जनरल कियानी को साथ मिला के तो कोई उधर से जरा उनकी कुर्सी को जो थ्रेट आ रही है ना, उसको रोकने के लिए इन्होंने किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें नाकाम होगी। कल से एक खबर गर्दिश कर रही है कि आर्मी चीफ को 1 साल की तोसी दे दी जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिकन से विड्रॉ करना है अफगानिस्तान से, और उस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीर की हमारी सूरत हाल है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। वार एंड टेरर पे जो हमारी नई पॉलिसीज़ बनी है उसको भी एक सिलसिला चाहिए आगे बढ़ने का। और इस वक्त अगर आर्मी चीफ को 1 साल मजीद एक्सटेंशन दे दी जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर ऐसा कोई मूव होती है तो इमरान खान का क्या रिएक्शन होगा? मगरब के अंदर आप तारीखी उनकी उठा के देख लें, जंग के अंदर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, कभी भी उन्होंने किसी को एक्सटेंशन दिए। यानी कभी इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक। जब उनके कानून आप तोड़ते हैं और किसी शख्स के लिए चेंज करते हैं, जो जनरल मुशर्रफ ने किया, जो हर डिक्टेटर करता है, आप उस इदारे को तबाह करते हैं। माजी बहरहाल माजी होता है और इसके बारे में कहा जाता है इसे कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान में हुक्मरान के मफाद की बजाय एक ऐसे पाकिस्तान को तकवीयत दी है, उसको स्ट्रेंथन किया है, उसको रिस्ट्रक्चराइज किया है, जो कमजोर, पिछे हुए, मुस्तहिक, नादार आम पाकिस्तानी शहरी के हकूक का निगहबान हो। एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की जदोजहद का आगाज किया जहां जिसकी बुनियाद रियासत मदीना पे हो, जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां यकसा इंसाफ हो, जहां मुसावात का निज़ाम हो, जहां करप्शन फ्री सोसाइटी हो, जहां पे इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। हुकूमत ने 1 साल पूरा कर लिया। ये साल कैसा था, ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि हम एक्सटेंशन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और अपोजिशन के टूटते हुए इत्तेहाद पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फरदौस आशक अवान साहबा, वज़ीर आज़म की मामले खसूसी हैं, इत्तलात व नशियात का कलमदान है इनके पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखती हैं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। डॉक्टर साहब ये फरमाइए, आपने बहुत अच्छा फैसला किया, ज़ाहिर है कन्फ्यूजन था, क्यास था, आपने ठीक है 3 महीने पहले फैसला कर लिया, अपोजिशन इस पर खुश क्यों नहीं है? ये तो अपोजिशन के दिलों में झांकने का आला तो जो सब में अच्छा काम किया है तो सब खुश होने चाहिए ना इस पर। इजाद नहीं हुआ कि मैं जुबैर साहब के दिल के अंदर झांक सकूं, लेकिन जो दिल की आवाज़ होती है वो ज़ुबान पे आती है, और ज़ुबान से अगर उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया तो ये बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ अच्छा, गवर्नमेंट का एक मौकफ है कि पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पे है। ये आपको कैसे अंदाजा हुआ था कि अगर फर्ज करें कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो नए जो जनरल होंगे वो आपके पेज पे नहीं होंगे? नहीं, ऐसे नहीं है, इसमें किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये एक आपका कंटिन्यूड कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ हैं और उसके कुछ इम्पैक्ट हैं और कुछ रीजनल सिचुएशन है, और ये जो हालात हैं आप ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे वो आपके सामने हैं, और कौम और मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल की जो इंडिया ने जितनी दफ़ा भी उसको ब्रीच किया, वर्किंग बाउंड्री पे जो सिचुएशन है, और फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जो कल की आपने अगर सुनी है तकरीर तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ऐसी सूरत हाल में आपको अपनी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी कंटिन्यूटी करनी है। इसका जो और फैसला किया गया है, हालत इसके जंग में पीछे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर, ओवरऑल आपका अफगानिस्तान के साथ एक पीस प्रोसेस चल रहा है और एक रीजनल स्टेबिलिटी का एक अमल शुरू हुआ है, उसके कुछ इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान के साथ, उसका एक दूर रस आपके उस पे नताइज मुरतब होने हैं। अच्छा, अगर ये मसले 3 साल में हल नहीं होते तो फिर आई होप के होंगे इंशाल्लाह। पहले तो आपका जो करंट सिचुएशन में चैलेंज है कि जो आपके जब कौमें हालत जंग में होती हैं या इस किस्म की सिचुएशन में आ जाती हैं तो फिर वहाँ कमांडर नहीं बदला करते, वहाँ फिर कमांडर सस्टेन करते हैं, उनकी पॉलिसीज रिटेन करती हैं, कंटिन्यूटी इन पॉलिसी होती है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, अच्छा, और एक हार्मनी रिक्वायर्ड होती है। क्लिप जो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं 2 हमारे ज़रा पुराने प्रोग्राम के, तो उसमें इमरान खान साहब का एक मौकफ था और उन्होंने बार बार बरतानिया का देते थे कि वहां पे आलमी जंग भी जग लड़ रही थी, तब भी जो है उन्होंने अमेरिका बरतानिया बहुत ज्यादा मुल्कों की उन्होंने मिसाल दी थी कि इदारे जो होते हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, शख्सियात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर फिर रिविजिट किया उन्होंने अपनी पॉलिसी को, उन्होंने सोचा कि ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं और सिर्फ फलसफा मुख्तलिफ होता है। देखिए जो सब हर सिचुएशन के मुताबिक आपका लाइन ऑफ एक्शन बनता है और सूरत हाल के मुताबिक आप प्लान करते हैं, और तमाम जो आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और ज़मीनी हकायक जब दस्तयाब होते हैं और उस पोजीशन में आप आ जाते हैं तो फिर आपको अपनी ख्वाहिशात के नहीं कौमी ज़रूरत के तहत फैसले करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात। ज़ुबैर साहब ये फरमाइए सर, ये अपोजिशन को क्यों एतराज है? गवर्नमेंट का हक है, वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है, सूरत हाल इस किस्म की है, आपको ये फैसला लेना था, आपने ये फैसला लिया, आपको एतराज क्यों है? पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और ये अच्छा होता है कि फिरदौस साहिबा ये कहती कि इमरान खान पहले गलत कहते थे, जैसे हर चीज पर उनका मौक़िफ़ गलत था और बड़ा कैटेगरिकली उन्होंने कहा, और सिर्फ कोई 2-4 साल की एग्जाम्पल नहीं दी, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहुंच गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहुंच गए, दुनिया भर की एग्जाम्पल्स दी कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। सो एक तो इनको क्लैरिफाई करना, हमें नहीं क्लैरिफाई करना, इनकी इनकंसिस्टेंसी है, हमारी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। सो पहली चीज आपकी पार्टी भी डिवाइडेड है, जिनको एतराज है वो खामोश हैं, मोहम्मद जुबैर बैठे हैं, और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ठीक है। पहले तो मैं वो पूछ लेना इनका मौक़िफ़ है या पार्टी का मौक़िफ़ है? नहीं, पहले मैं तो आप फैसला आपने किया ना, पहले तो मुझे उस फैसले को तो करने देना कि मैं इमरान खान की कौन सी वाली बात मानूं। अच्छा, मसला इनका क्या? आप ऐसे कोई नहीं मान रहे। मसला इनका क्या है? मसला इनका ये है कि जनरल बाजवा इसलिए कि इमरान खान इनकी नहीं मान रहे ना। जनरल बाजवा ने बड़ा अहम रोल अदा किया, जो डॉलर्स में जो कमी थी करंट अकाउंट डेफिसिट में,
اس میں ایک بہت اہم رول، کیونکہ عمران خان کی کریڈیبلٹی زیرو تھی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے. جہاں جہاں جنرل باجوہ گئے، وہ آپ سعودی عربیہ گئے، وہاں سے ڈالرز پاکستان وہ سکسیسفل، وہ یو اے ای، چائنا، سی پیک بالکل ڈیڈ اینڈ بریڈ تھا. بائی دا وے ان کی حکومت آنے کے بعد جو ان کے کچھ وزراء نے بیانات دیے اور جو انہوں نے اشارے لیکن ٹرمپ کی پرائم منسٹر سے ملاقات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، یو اے میں جہاں قطر میں مجھے آپ میری زبان میرے میں اہم کردار ادا کیا، کشمیر میں کیا. سر میں سارے بتا دوں چودھری صاحب آگے چلیے. جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے وہیں تک رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ کنفیوز ہوئے گی. جو میرا موقف ہے وہ آنے دینا، آپ کو اعتراض ہے جو بھی ہو سکتا ہے. سو اکانومی میں یہ بالکل اس وقت پاکستان بالکل تباہ کن سچویشن میں ابھی بھی ہے، لیکن مزید ہوتا اگر جنرل باجوہ کا پرسنل کرشمہ جو ان کنٹریز کے ساتھ تھا. کیونکہ جب عمران نے اپیل کی ایکسپیکٹڈ پاکستان سے، پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ ایشو تو فیصلہ اچھا ہوا نا پھر سر؟ نہیں، میں تو ایک سیکنڈ، سوال ہے میرا، میرا کمنٹ نہیں، میرا سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ ویسٹرن فرنٹ ایسٹرن فرنٹ. 1955 میں جب ایوب خان کی ایکسٹینشن تھی تو اس وقت بھی کشمیر کا ہی ذکر تھا، ایکسٹینشن کی وجہ بتائی گئی تھی. اور پھر بہت سے ہمارے ایکسٹینشنز ہوئے. یہ جنرلی ایکسٹینشنز شوڈ ناٹ بی اپریشیٹڈ جنرلی. مطلب اب یہ ایکسیپٹ، کیونکہ آج اگر مڑ کے کہیں گے جنرل صاحب بیٹھے ہوئے بھی ہیں، جنرل مصطفیٰ کہ مثال کے سیکرٹریوں کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، جیسے آپ اپنے گورنمنٹ میں کرتے رہے، چیئرمینوں کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. یہ تصحیح کر لیں، یہ ایکسٹینشن نہیں، یہ کنٹینیوٹی ہے. ہاں جی، کنٹینیوٹی. اچھا یہ ایکسٹینشن نہیں ہے. اچھا چلیں یہ تو آپ نے اس میں لکھا ہے. اور فرق ہے. نہیں لیکن اس میں پھر آپ نے لکھا ہوا کچھ اور ہے. ایکسٹینشن اس کو دی جاتی ہے جو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ وہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ریٹائر کیا تھا. یہ ایک نئی نیوز ہے، یہ بریکنگ نیوز انہوں نے دے دی کہ یہ انہوں نے ایکسٹینڈ ہی نہیں ہو رہا. فرق پوچھ رہے ہیں نا، فرق کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ فرمائیں کہ ایکسٹینشن میں اور ایکسٹینشن جو ہوتی ہے، یہ ری اپوائنٹمنٹ ہے کیا ہے؟ نہیں، کنٹینیوٹی ہے کہ ایک شخص کام کر رہا ہے، اس کی ابھی کچھ مہینے ریٹائرمنٹ میں رہتے ہیں اور ان کو وہی کنٹینیو کر دیا گیا اسی اسائنمنٹ پہ جو وہ کر رہے ہیں. ایکسٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ریٹائر ہوئے اور آپ کا جو سیٹ ایک ریٹائرمنٹ ٹائم تھا اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کر لیں. وہ آپ جنرل کیانی والوں سے پوچھئے گا. میں جو دوسری بات، ایک بات جو ان کے ضروری ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی چونکہ کریڈیبلٹی نہیں تھی، اس لیے جو ہے وہ آپ نے بول لیا نا، اب آپ چپ رہیں گے تو پروگرام ابھی کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے نا. ان سے پوچھیں کہ جنرل جب یہی باجوہ صاحب سعودی عربیہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گئے تھے تو اس وقت بھی کریڈیبلٹی زیرو تھی نا نواز شریف کی، اسی وجہ سے وہ ساتھ گئے تھے نا. ویسے یہ سعودی عربیہ یو اے باجوہ کی ہے اور کسی کی ہے، خود نواز شریف کی کریڈیبلٹی آپ اس کو ذرا اس کا جواب دے دیں کہ جنرل صاحب میں واپس آؤں ڈاکٹر صاحب، جنرل صاحب یہ فرمائیے آپ کے کہنے سے کریڈیبلٹی فوج کے اندر اس کو کیسے ریڈ کیا جا رہا ہے اور ملک کی حالات جو ہے اس میں یہ واقعی ضروری تھا؟ دیکھیں اس کے دو ایسپیکٹس ہیں چوہدری صاحب. نمبر ایک تو پرنسپلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ ایک انسٹیٹیوشنز رن کر رہے ہیں اور چل رہی ہے تو اس کو فیصلے اس کے اپنے ٹائم پہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے. 3 سال کے بندہ ریٹائر ہوتا ہے، ریٹائر ہو جائے اس کے. اور ٹینور کا بھی فوج میں جو ٹینور بیس سسٹم ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے. 3 سال تک ایک آدمی اپنی پوری ایفرٹ لگاتا ہے، کرتا ہے، اس کے بعد نئے آتے چیف آتا ہے، نئے آئیڈیاز آتے ہیں، نیا سارا کچھ ہوتا ہے، نئے طریقے سے کام چلتا ہے. یہ تو بیسیکلی طے ہے. زبیر صاحب یہ بات کر رہے ہیں، شور فردوس عاشق عوام بھی مجھ سے ایگری کریں گی. لیکن آج کا جو پاکستان کے حالات ہیں نا کافی مختلف ہیں. تھوڑی سی تاریخ زبیر صاحب کو تھوڑا اس کا زیادہ اندازہ ہوگا. 65 میں ہم نے ایک ایسی غلطی کی تھی اگر آپ کو یاد ہو سم سیکٹر میں. جنرل اختر ملک جو کمانڈ کر رہے تھے کل ڈویژن، ان کو ہٹا کے یحییٰ خان صاحب کو لے کر آئے تھے، وہ ناکام ہو گیا تھا پروجیکٹ. جی وہ ناکام ہو گیا. اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے. دوسری جنگ عظیم میں ایک تو جو خان صاحب بات کر رہے تھے نا، جنرل کارٹر کو امریکن نے نہ صرف ایکسٹینڈ کیا بلکہ ان کو پھر انہیں جنرل آف دی جنرل بنا دیا، نیا رینک کریٹ کر دیا تاکہ وہ جو ایک آپریشن تھا پیسیفک کا وہ لے کے جانا تھا انہوں نے،
वो लेके चले, हुआ काम सारा। जैसे वैसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि फील्ड मार्शल बना दिया गया है इसलिए कि क्योंकि ज़ाहिर टेन्योर उनका खत्म हो रहा था, बेशुमार जगहों पे ऐसा हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि मुल्की हालात इस किस्म के हैं कि ये एक्सटेंशन जरूरी थी? जी, मैं ये समझता हूँ अगर आप चेंज करते तो इसके देख लें टाइम पीरियड क्या है। अभी रिटायरमेंट अगर हो जाती 2-3 महीने तो लग जाते हैं इनको अपने डाइनिंग हाउस में, नया चीफ आता 2-2.5 महीने उसमें लग जाते हैं उनको सेटल होने में। तो ये जो 5-6 महीने थे भारत के पास मौका था उसमें, और इस 5-6 महीने में देखिए अफगान जो पीस पॉस है वो किसी तरफ को कश्ती किसी तरफ लगती हुई नजर आ रही है, किनारा नहीं पहुंचेगा लेकिन कहीं ना कहीं ठहरती हुई नजर आ रही है। भी क्रिटिकल टाइम था आपका, तो जिस तरफ भी आप देखते हैं तो जब बाजवा इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले से गवर्नमेंट मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा, बेहतरी आएगी इंस्टीट्यूशन के अंदर और कंट्री के अंदर। जी, मैं ये समझता हूं कि एज ऑफ नाउ यही एक परसेप्शन है मेरे अपने खास तौर पे, और मैं समझ ज्यादातर लोग इसे एग्री कर रहे हैं। प्रिंसिपली शायद ये गलत होगा फैसला। अच्छा, वैसे जनरल साहब एक खदशा है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा दोहराया जा रहा है कि फर्ज कर लेते हैं कि इस तरह नहीं होता, और ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी और फौज भी दोनों एक पेज पे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता हालात बेहतर नहीं होते, माशी हालात बेहतर नहीं होते, मकबूजा कश्मीर की सूरत मजीद बिगड़ जाती है, तो फिर जिम्मेदार किसको कहा जाएगा? इमरान खान साहब को कहा जाएगा, आर्मी चीफ को कहा जाएगा, दोनों को कहा जाएगा? देखिए, बेसिक जिम्मेदारी चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान की इमरान खान साहब की है। अगर फौजी मामलात में और आजकल तो जो डिफरेंशिएशन है ही नहीं, इसमें दोनों मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोई इसमें तारीख ना माफ करेगी ना हाजिर माफ करेगा इनको। ठीक हो गया। अच्छा जुबैर साहब, ये फरमाइए सर, हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं कि ये जो 1 साल की कारकर्दगी, अब 1 साल हो गया गवर्नमेंट को, और इनका ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है बेहतर सिमत में जा रही है, रियासत मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम इन्होंने डेवलप किया, कहा जी कि फिर हम मकान भी बना रहे हैं और लोगों को इज्जत भी दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी बहुत तब्दीली कर रहे हैं, सूबों के अंदर भी तब्दीली हो रही है। आप इससे भी मुतमईन नहीं है? क्यों नहीं है? देखें, इकोनॉमी को ऐसे नहीं रीड किया जाता। दुनिया भर में जब हम बात करते तो दुनिया में एक स्टैंडर्ड्स डिफाइन हो गए और सबने एग्री कर लिए। वो 8-10 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो आप यहाँ बैठ के अर्जेंटीना के बारे में भी फैसला सुना देते हैं, चाइना और इंडिया और हर एक के बारे में। और इसी तरह से पाकिस्तान में वो जो स्टैंडर्ड होते हैं उसको रिव्यू किया जाता है कि जी क्या, और मोटे मोटे जो अहदाफ हैं उसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद सन 71 के बाद जब भुट्टो साहब आए थे और उस वक्त हालात थोड़े से मुख्तलिफ थे, तो इकॉनमी जितनी ख़राब हुई थी सब्सिक्वेंटली, ये उसके अलावा वर्स्ट 1 ईयर पीरियड है पाकिस्तान की। कोई इंप्रूवमेंट नहीं। मैं आपको बता दें, ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ इनकम रिफ्लेक्ट करती है, वो आपकी आधी हो गई है, और मैं एब्सोल्यूट अमाउंट में $33 बिलियन से आपकी इकोनॉमी कम हो गई। इन्फ्लेशन जो है 3 टाइम्स हो गया। इस वजह से 45 लाख लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, 15 लाख लोग जॉब्स लूज कर गए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो गई है, एक्सपोर्ट्स नेगेटिव हैं, रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है। तो कोई भी ऐसा अहदाफ जो है, इकोनॉमिक अहदाफ जो है, कोई एक चीज, अच्छा दूसरी चीज जब हम कहते हैं तो हम 2 तरीके से मेजर करते हैं। एक तो जो इन्होंने खुद कमिटमेंट्स की थी, मिसाल के तौर पर सितंबर में इन्होंने बजट दिया और उनमें इन्होंने कहा कि हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट 5.1% होगा, और एंड हो रहा है 9% पर। इन्होंने कहा हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने कहा रेवेन्यू हम अचीव करेंगे 4,500 बिलियन, अचीव किया 3,800 बिलियन। हमने नहीं, ये चेंज कर सकते थे ना। वैसे ये रेवेन्यू तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हर गवर्नमेंट के साथ, दैट इज नॉट द पॉइंट। अभी हम इनकी हुकूमत की कर रहे हैं, वो फिर हम चले जाएंगे जस्टिफिकेशन देने के लिए क्या है क्या नहीं है। सितंबर में किया, फिर जनवरी में रिवाइज किया, फिर मार्च में रिवाइज किया, मार्च से भी 400 बिलियन। अगर चौधरी साहब 400 बिलियन का गैप अगर आप 3 महीने में नहीं फोरकास्ट कर सकते हैं, तो मैं इनकी बात अगले 3 साल की क्यों मानूं? वैसे आप मुझे सिर्फ एक चीज टैक्स फाइलर जो 7 लाख बढ़े हैं पाकिस्तान में, पहली मरतबा। एक तो वो टैक्स फाइलर पाकिस्तान की तारीख में पिछले साल से इनसे दिल खोल के पूछ लें, कुछ और कहना तो कह लें, सुन ले, मैं बताता हूं। इन्वेस्टमेंट जो है 50% से ज्यादा गिर गया। स्टॉक मार्केट प्लंज कर गई है। 1 साल में आपने पाकिस्तान को क्लैश पहुंचा दिया। बता देना, गुर्बत की लकीर से लोग आए हैं, महंगाई कितनी हुई है, महंगाई कितनी महंगी हुई है, जॉब्स कितनी लूज किए, ये बताएं। असल जो आम लोग समझ भी आएगी, हुकूमत का तर्जुमान बोल रहे हैं। पहली बात तो घुमाए ना, हमारी तरफ ना जाए। अभी अपना बताएं। अभी सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी
तड़प शिद्दत से अवाम का और गरीब का एहसास जुबैर साहब ने वो मैं अभी मानता हूं, बयान तड़प है। किया है। तड़प और आपकी ये ज्यादा तड़प होगी, लेकिन परफॉर्मेंस और आपकी शिद्दत जीरो है। उसमें जो है, अगर जब 10 साल पंजाब में और 5 साल वफाक में और 35 साल से इस मुल्क को जिस अंदाज से इन्होंने गिद्ध बन के नोचा, अगर वो तड़प और शिद्दत उतनी अवाम के लिए नजर आती तो आज ये दिन अवाम को और इस मुल्क को देखने ना पड़ते जिसकी तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं। देखिए, ये जिस अफराते ज़र को सर पे उठा के फिर रहे हैं ना, और जिसको बार बार ये कह रहे हैं ग्रोथ ग्रोथ, इन्हें कहें कि अपनी हुकूमत के पहले साल की ग्रोथ लेके आए। आज भी हुकूमत जो है वो इनकी तरह इम्पोर्ट्स को इम्पोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज में चली जाए तो पाकिस्तान की मैशत के अंदर वो आपकी तेजी आ जाएगी तो तेजी आ जाएगी। वैसे इनके लेकिन पहले वो साल को उसका अपने जो पहले है, साल से कंपेयर आप कर रहे हैं। ये तमाम इनके आखिरी साल को अपने साथ ये कंपेयर नहीं कर मैं- रहे। देखिए, एक तो ये भी गलत है। इनका और इनका दूसरा अपडेट- ट्रेंड्स होते हैं। नहीं नहीं, ट्रेंड्स आप ट्रेंड हमारे positive- नेगेटिव क्या? सारे नेगेटिव से शुरू। पहले क्या? साल के एक ट्रेंड्स just इनको hold it. लेके पहले आए साल ना। की बात Because लेके साहिबा, आए। because अभी आप एक चुप करके growth सुनेंगे, उसके ऊपर बाद गई आप थी या नहीं, बोलेंगे। नीचे गई थी? आपने Inflation किधर पहुंचाई ऊपर से थी? नीचे वो आया था। जो Investment ऊपर गया था, जुबैर stock साहब, market ऊपर गई वो थी। सारे लंदन गए थे, वो सारी चीजें लंदन ले गए थे। जो जहाँ अभी- बैठे अभी हुए हैं ये तो उनको हालत बुलाएं, है। कोई ये लंदन से स्पोक्स पर्सन बुलाएं। है, नहीं, कोई बिल्कुल। एहदाफ नहीं बताएंगे। बिल्कुल, ये मैं दाफ आप सुने ना, हौसला अच्छा, मुझे करें। ब्रेक ले दे डॉक्टर साहब, मैं नहीं, दोबारा क्यों break ये से लें स्टार्ट आप? यही से स्टार्ट क्यों करूंगा। आप ही तरह छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये ना अदादोशुमार बड़े से बड़े खौफनाक है, इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, ये बैरूनी कर्जे जो है उसमें $13.5 अरब का इजाफा हो गया। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, 53,000 से वो आ गई 29 पे। डॉलर की कदर में 32% इजाफा हुआ। इसके अलावा ये सारी जो चीजें देखें ना, महंगाई में इजाफा हो गया, 10.34 पे चली गई पेट्रोल की कीमतें। तो ये इंडिकेटर सारे नेगेटिव है। जो सब बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्ट्राइन जो है वो जुबैर साहब ने मुतारफ कराई है कि इकॉनमी को मैनेज करने के नए तरीके और वो तमाम रास्ते जो जिस पे ये चलते चलते अपने आखिरी मंजिल पे पहुंच गए हैं। तो अगर वो तरीकाकार है इकॉनमी को मैनेज करने का कि 10 सालों में 6,000 से कर्जे 30,000 पे लेके जाएं, 30,000 अरब पे। लेकिन आपके दौर में तो नहीं बढ़ने चाहिए था ना। देखिए, आपके दौर में भी इजाफा हो गया। साहब, इनके लिए हुए कर्जे 5 साल बाद वो मटेरियलाइज होने थे, मैच्योर होने थे, उनके ऊपर सूद अदा करने के लिए वो कर्जे लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कारस्तानियों की वजह से जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने फेल टू डिलीवर, फेल टू परफॉर्म, फेल टू गवर्न, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है ये इमोशनल और एक अवाम को गुमराह करने का जो एक आपका ख्याल है कि आपकी कारकर्दगी बेटर है? ये स्टॉक एक्सचेंज जो है 53,000 से मैं ये कह 29,000 रही रुपए हूं में नहीं कि है। आप डॉलर 161 रुपए पे नहीं गया। फिस्कल डेफिसिट निकाले इनके दौर का, महंगाई में इजाफा नहीं हमारे हुआ। दौर का हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, उसका जिम्मेदारी है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका वैसे ये- मुल्क को इस नहज पे ले जुबैर जाने साहब, का। आप छोड़ के गए और थे ये चीजें। इसमें चोई साहब एक बात जो चूंकि जुबैर साहब ने ये छेड़ी है, जुबैर साहब ये बता दें कि जिस वक्त हम हुकूमत में आए तो एवर लोएस्ट जो फॉरेन रिजर्व, तारीखी कर्जे, पाकिस्तान का तजारती खसारा, तारीखी पाकिस्तान की जो फिस्कल डॉलर स्पेस ने है, बढ़ना शुरू कर दिया था और जो ये कैप करके गए, इन्होंने सूडो कैपिंग की, जो मिफ्ता साहब ने उसको बढ़ाया और इसहाक डार्लिंग जो इनकी थी वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है। और ये चीजें जो जिन इंडिकेटर्स की तरफ ये क्रेडिट ले रहे हैं वो सारी कंज्यूमर इकोनॉमी, इंपोर्ट बेस इस मुल्क को तहस नहस करके उस वेंटिलेटर पे छोड़ के मैशत लेकिन ऐसे growth जो चले देख रहे हैं, गए। जवाब आज देने के लिए ना, आपने growth जो एक 5.3 रिफॉर्म्स की तरफ let's जाना talk about the है, numbers. आपने रिफॉर्म्स की तरफ जाना है, आपने इस मुल्क को की इकोनॉमी को सस्टेन करना है, आपने इस मुल्क का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो आपका इसको improve तजारती, करना है और आप कर ये लेंगे। कम किया है, कम आप कर किया है। लेंगे। ये अच्छा, फिगर सामने है, वैसे जुबैर इनको साहब, आप पढ़ लीजिएगा, जुबैर साहब, आप ये वैसे फिगर्स फिर पढ़े साहब आपने और पावर इसके साहब मुताबिक छोड़ ये के तो देख गए लें थे कि एक साल में क्या तजारती से सारा काम हुआ है कि बताइए, नहीं, जवाब क्या दीजिए। आपकी अच्छा, वो जवाब तमाम जो जवाब कैसे दूंगा? इम्बैलेंस था लोन्स का वो इम्प्रूव हुआ ठीक कि है, नहीं, मैं अब बात क्या करते हैं। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी अच्छा, है कि नहीं, क्या आपने अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन फिरदौस साहिबा, एज अ please। गवर्नमेंट अच्छा, लेके आए पहले हैं? मैं कहने बात हैं कर कि लूं। ऊपर से अच्छा, लुढ़क सर, रहे थे, सुनिए।
प्लीज हम रोक लेंगे। और पाकिस्तान को बैंक दिवालिया होने से बचाया कि नहीं? चले जवाब दे, मेरा जल्दी जवाब करें, फिर मैं सुनो। जनरल और साहब मैं बिल्कुल नंबर से बात करता हूँ। एक कर्जे जो हैं, इन्होंने कहा पहले 60 साल में 6000 बिलियन लिए थे, और फिर पीपल्स पार्टी ने 8000 बिलियन लिए थे, और पीएमएलएन ने 10,000 बिलियन लिए थे। ठीक है, इन्होंने माशाल्लाह एक साल में चौधरी साहब 7,600 रुपए के कर्जे लिए। एक सेकंड, कर्जे रुपए की बात कर रहा हूँ। 7,600 एक साल में वर्सेस पीएमएलएन 10,000 इन 5 years। इनके पास ऑप्शन क्या है? सर क्या करे? आज के लिए हुए कर्जों को प्लीज मैं उसका सूद वापस करना है, मैं क्या बता रहा हूँ करें? ना, मुझे सब आता है सर। वो ये कहते हैं आसफ सॉरी चौधरी साहब प्लीज, दिस इज टू सीरियस, आई वांट टू कंप्लीट दिस। आप मुझे बिल्कुल इसके बाद टाइम ना देना। 7,600 में से 2,000 कर्जे की मद में गए, 5,600 कर्जे की मद में नहीं गए। वो कहां है? ठीक है ना? एक तो मैंने वो फिगर बता दिया। एक सेकंड, मेरी बात सुन लें। आपके सूद की अदायगी तो मैंने कहा ना 2,000 दिए, बाकी 5,600 गलत फिगर दे रहे हैं ना। 3,000 तो अभी नहीं, 3,000 तो 20 साल हमने इनका 3,000 अरब पे किया है। चलो 3,000 इस तो साल- 4,600 किसके लिए? इससे पहले 6 महीने, मुल्क नहीं चलाना इन्होंने, पहले 6 क्या करें? महीने यार ये क्या 3200 गुफ्तगू हो रही है? आपने- प्लीज मेरी बात सुन लें। 3,000 अरब नहीं, 2,000 अरब दिए इन्होंने कर्जे। 5,600 5,000 इसी पे बैठ लगाएं जी। 2900 इसी पे बैठ लगाएं और अगले प्रोग्राम में 2900 अभी इस फिस्कल ईयर के हैं जी। तो उससे पहले इस साल जब हम आए तो 6 महीने थे, वो किस तरह पूरे होने थे? मैडम नो, आपने मुझे अलाउ ही नहीं किया। इन्होंने कहा फिस्कल डेफिसिट, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट इस साल हुआ है। इसलिए कि आपने इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का फिस्कल डेफिसिट से इसलिए कि आप ले गए सारा कुछ लूट के। फिस्कल डेफिसिट का मनी लॉन्ड्रिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो डॉलर्स है, मैं रुपए की बात कर रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट हैज टू डू विद मैं कह रही हूँ कि आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्लीज आप अगर आए, आपको इकोनॉमी का नहीं पता तो आप ना बात करें ना। इकोनॉमिक स्पेस आपने दी कहाँ? मैंने नहीं दी, मैं तो नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, नंबर क्या, आप जो छोड़ के जाना था एक्सपोर्ट उन्हीं पे नंबर सेटल होने मैं वापस आऊंगा ना सर, आपकी तरफ आऊंगा। पक्की बात। एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दे। पेज नंबर 11 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो इन्होंने रिलीज किया जून 2019 में, और पेज नंबर 136, उसमें इन्होंने लिखा है कि पीएमएलएन की हुकूमत ने 14,000 से 24,000 अरब तक कर्जे लिए। 10,000 अरब इन्होंने लिखा है, मैंने नहीं। और वो बिल्कुल सही लिखा है, इन्होंने स्टेट ने लिखा ना जी। और इन्होंने ही लिखा है कि हमने 7,600 अरब के कर्जे लिए, जिसमें से 2,000 अरब कर्जों की मद में दिए। 5,600 अरब एक साल में पाकिस्तान की तारीख में। आपसे सवाल कर लेता हूँ, इन्हें कह कि वो कहाँ लिखा, तो ये बताए ना, एक ईंट भी लगाई है स्वाइप पेशावर मेट्रो के, बता दें एक प्रोजेक्ट बता दें, एक प्रोजेक्ट बता दें, ये एक सारे प्रोजेक्ट बता दें। फज करके बयान कर रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहे हैं। मैं आपका इकोनॉमिक सर्वे गलत बयान नहीं कर पेज रहे दे रहा हूँ, पेज 11 और पेज 186 आपकी इकोनॉमिक सर्वे ले की। आए अगले प्रोग्राम में ले आए। मैं कहां से ले आऊं? आपकी हुकूमत है, आपने रिलीज नहीं, किया। आप गलत फिगर दे रहे हैं ना, तो हम आपको आप झूठी फिगर्स दे रहे हैं या इंटरनेट से निकाल दें। जैन साहब, मैं आपकी तरफ आने के बाद चाहता हूं कि ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक लेनी। जैन साहब, मैं ब्रेक के बाद आपकी तरफ आऊंगा, छोटे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जैसा ये फरमाइएगा सर, ये जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, आप इसको क्या देखते हैं? अगले आने वाले दिनों में ये मजीद खराब हो जाएगी या कोई बेहतरी के चांसेस भी हैं? देखिए, सूरत हाल ये मजीद खराब होगी, बेहतरी का चांस नहीं है इसमें। इसकी 2-3 वजूहात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1 तो ये कि जैसे ही मोदी साहब ने कर्फ्यू उठाया तो 2 चीजें वाज़ेह होगी कि बहुत सारे लोगों को कश्मीर से अगवा करके, जो भारत के अंदर उन्होंने डिटेंशन कैंप्स बनाए हुए हैं और इस सारे फैसले से बहुत पहले बना के रखे हुए थे, वहां ले गए। उन बेचारों को पता ही कोई नहीं है, उसका रिएक्शन आएगा बहुत ज्यादा। फिर जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने, जिन खवातीन ने अपनी जान की कुर्बानी देना सीख ली है, खून का नजराना देना सीख लिया है उन्होंने, आप उनको क्या कर सकते हो? और इसके बाद मौत का खौफ था, वो तो खत्म हो गया, वो तो आजाद हो गए इससे। तो भारत के लिए मसला भी बनेगा कि वो खड़े हो जाएंगे। उनके देखा देखी नागालैंड ने ऑलरेडी अपने आप को आजाद खड़ा कर दिया है। उसमें जो ईस्टर्न इंडिया है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा किस्म जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, और वो सारी
माशाल्लाह ये भारत की अपनी पैदावार है। भारत के अंदर 20 करोड़ 22 करोड़ जो मुसलमान थे वो अलहदा खड़े हो गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी जगह में वहां पे भारत के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। तो जो भारत नवाज लोग थे कश्मीर के अंदर, फारूक अब्दुल्ला जैसे या महबूबा मुफ्ती जैसे, वो भी इनके खिलाफ हो गए। अब इनको कहते हैं दे नो लेग टू स्टैंड ऑन इन IHK। दूसरा जिन्होंने लद्दाख का पंगा लिया हुआ है, उसकी वजह से जो वहां के मुसलमान हैं जो ज्यादातर अहले तशरीह तल्लुक़ रखते हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए सारा। तो ऑल इन ऑल भारत में अपने लिए जो भेड़ों के छत्ते को इस तरीके से हाथ लगा दिए कि अब इनको जैसे ही ये चटेंगे सारा इनके ऊपर हो जाएगा। इसमें ना एक ओपिनियन है कि अभी ये समझ नहीं आ रही कि कश्मीर में इंडिया फंसा है या हम फंस रहे हैं। देखिए मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में एज ऑफ नाउ इंडिया फंसा हुआ है। अगर पाकिस्तान अपने कार्ड सही खेले, जिस तरीके से इंटरनेशनली सारे इन मामलात की कंडमनेशन शुरू हुई है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में, या जिस तरीके से अभी कल न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट थी कि 45 लाख लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया है और वो सब मुसलमान हैं, इस किस्म की कार्रवाई वो चल रही है। 6000 से ज्यादा लोगों जो है वो गायब हैं और 6000 से ज्यादा आ रही है इस वक्त आलमी मीडिया पे। और अब देखें ये मटेरियलाइज कैसे होती है कि फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि ट्रंप का और मोदी का आपस में राब्ता हुआ है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप मोदी को कायल कर लेते हैं कर्फ्यू उठाने पे और कर्फ्यू उठा दिया जाता है और मीडिया को इजाजत दे दी जाती है, तो फिर एक नया सिनेरियो आएगा दुनिया के सामने। जी वो बिल्कुल आएगा और दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर में एक्चुअली हुआ क्या है और किस कदर खूनरेजी हुई है वहां पे। अब वो जो मसला है उसको तो पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में लेके चल रहा है। उसके साथ साथ जो दूसरा इसके साथ जो जुड़ी हुई चीज है कि अब इससे आगे क्या होगा। भारत की कोशिश ये थी कि वो IHK को हजम कर जाए और नेक्स्ट स्टेज में वो गिलगित बल्तिस्तान और जो हमारे पास जो एफिलिएटेड है आजाद जम्मू कश्मीर इस तरफ नजर बढ़ाए और पाकिस्तान को इतना दबा दिया जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ज़ाहिर सिचुएशन इस किस्म की है कि आने वाले दिनों में ज़ाहिर खुलेगी तो फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान और इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। ज़ुबैर साहब ये फरमाइए सर, ये अपोजिशन का क्या इशू है जी? आपने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ दिया, बिलावल साहब ने साथ दिया, आज उनकी मीटिंग थी, आप दोनों से गायब हो गए। फिर आप लोगों ने ये फैसला किया था कि जो 14 सेनेटर जिन्होंने बिट्रे किया था, जो बिक गए थे, उनका हिसाब किया जाएगा, उनको फारग किया जाएगा। तो ये अचानक आप इत्तेहाद से बाहर क्यों निकल रहे हैं सर? मेरा ख्याल इत्तेहाद से बाहर नहीं, हमारे नज़र में तो एक बड़े सिंपल सी बात है। हमने कोशिश की थी जो विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हमारा राइट था कि चेयरमैन सेनेट को हटाए, हम कामयाब नहीं हुए और ये तशवीशनाक बात है। तो ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया आपका ख्याल ये? फॉर नाउ ऑब्वियसली। लेकिन अब देखें ना मौलाना लॉकडाउन के लिए आ रहे हैं, मौलाना लॉकडाउन के लिए, लेकिन वो बार बार आप कह रहे हैं कि खुल के बताएं, आप साथ देंगे या नहीं देंगे? आपने अभी तक खुल के बताया नहीं उनको। नहीं देखें किस चीज का नहीं बताया कि लॉकडाउन में साथ देंगे, आप साथ देंगे या नहीं दी मौलाना? ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता रही है ना आप बता रहे हैं। देखें दो चीजें हुई हैं इस दौरान। एक तो कश्मीर की जो इशू है जो कि नेशनल चैलेंज है और उस पर ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस किस्म की कंडीशंस ना क्रिएट करेंगे जिसके जो जैसे जनरल साहब ने अभी कहा है कि इतना सीरियस चैलेंज है कि अभी तो हमें ये नहीं पता कि कश्मीर के अंदरूनी हालात हैं कितने खराब और किस तरह। आप मौलाना से फिर इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, मेरा ख्याल है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग दैट स्टेप। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करनी, अभी वो वक्त नहीं आया। नहीं देखें, ये तो कश्मीर का तो अभी 5 अगस्त को तो एक फैसला हुआ है, इंडिया ने किया है, उसका रिएक्शन, उस पर हमारा क्या होगा रद्द अमल। और मुझे जो जनरल साहब ने बिल्कुल सही बयान किया है, बिल्कुल सही कहा है कि अभी तो प्री मैच्योर है ये भी डिटरमिन करना कि मुझे तो सबसे ज्यादा अपने फायदे या नुकसान का इंटरेस्ट है और कश्मीरियों के फायदे या नुकसान का है। इंडिया का नुकसान जो भी हो, मेन चीज तो ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या। ऐसा ये आपने मैनेज किया है जी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटा दिया मौलाना से, आपने नून लीग को हटा दिया मौलाना से, मौलाना अकेले रह गए। देखिए ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के साथ हाथ किया है और ये दोनों ने मौलाना साहब को, देखिए मौलाना साहब का बदकिस्मती से 10 साल वो रहे। वैसे मौलाना और आसफ बदर के साथ दोनों के साथ हाथ, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन, और मुझे हमदर्दी है मौलाना साहब से कि इन दोनों जमातों ने उनको इस्तेमाल किया और फिर इस्तेमाल करके उनके पुरसाने हाल भी नहीं है।
اس وقت 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہنے والے مولانا صاحب کی زبان پہ خود ساختہ جو کرفیو لگا ہوا تھا، آپ نے دیکھا 15 دنوں میں ان کی سٹیٹمنٹ کوئی ان کو کنڈیم مولانا کے دور میں انڈیا کو یہ ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ 3 ستر واپس لے وہ بھاری بھرکم کھاد کاٹ جو مولانا صاحب کا تھا وہی تو ایل او سی پہ سب سے پہلے لائن آف ڈیفینس تھا. اب دیکھنا یہ کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں. میں زبیر صاحب سے، مولانا صاحب سے اور تمام اپوزیشن سے اپیل کر رہی ہوں کہ ہمارا سیاسی بیانیہ بڑا موقع ملے گا ہمیں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کا. اس وقت ہمیں سیاسی بیانیہ نہیں، ایک قومی بیانیہ کی ضرورت ہے، اور کشمیر پہ سب کو اکٹھا ہو کے مودی صاحب جیتے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اس کا بھی جواب دیتے موقع ملا ہے. ریجن کے اندر سٹیبلٹی کی ریجن خواہش کو چھوڑے نا ذرا. مودی صاحب آپ یہ چاہتی ہے کہ مولانا لاک ڈاؤن کی جو اپیل ہے یا نوٹس ہے وہ واپس لے؟ نہیں، مجھے پتا ہے کہ مولانا صاحب کے غبارے سے ویسے ہی آج ہوا نکل گئی ہے، جنہوں نے بھری تھی پھر وہ خود ہی نکال دی ہے. تو اب الٹیمیٹلی مولانا صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ کشمیر جو کشمیری اس وقت جس سچویشن میں ہے کشمیر کے لیے آپ اور قوم یکجا ہو مولانا کے پاس جاتے کیوں نہیں، ملتے کیوں نہیں مولانا سے؟ مولانا صاحب کا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. مولانا صاحب کا درد اقتدار کا درد ہے نا، وہ کشمیریوں کا درد بنے. جب سینٹ چیئرمین کے الیکشن تھے پھر گئے اور تھے. وہ انڈیویجول ہمارے ابھی چلے گئے انڈیویجول اس میں کشمیر کے لیے اور اس ملک کے لیے. ویسا ہی کشمیر میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ اے پی سی بلوائیں ایک بات کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کاز کے لیے حکومت ہر لیڈر کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، پرووائیڈڈ کہ ان کا اپنی ذات کے ساتھ جڑا ایجنڈا اندر سے مائنس ہو جائے، ذات سے ایجنڈا مائنس ہو جائے. سب سے ملنے کے لیے وہاں کاروبار، ذاتی مفادات اور اپنے ذات سے جڑے جو جائیدادوں کے جھگڑے ہیں وہ چل رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں قوم کی طرف آئیں، اس ملک کی طرف آئیں اور قومی بیانیے کی طرف آئیں، اور مل کے اس وقت جو چیلنج ہے قومی سلامتی کو، کشمیر ایشو پہ یک زبان ہو کے، ہم زبان ہو کے، تمام تر اختلافات پیچھے کر کے تو دنیا کو ایک یکجہتی کا پیغام دے اور کشمیریوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں ملتے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کشمیر کاز پر تو میرا خیال ہے ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا جب آپ کہتے ہیں نا ڈیبیٹ، تو ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے رائے مختلف ہو سکتی ہے، حل سیم ہے. وقت وہ حسد آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے. اللہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.